नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 25 अगस्त 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, इस बार के साप्ताहिक समसामयिकी में टॉपिक है फ्री बीज बनाम वेलफेयर डिबेट। तो यह एक्सप्लेन सेशन में आप लोग प्रत्येक शुक्रवार को रात 8 बजे लाइव सेशन में भाग ले सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसमें आप लोग अपनी तैयारी के लिए 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए 28 अगस्त को सुबह 11 बजे यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और इस तरह 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें। और दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त सुबह 6 बजे तक रहेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग 28 अगस्त सुबह 6 बजे के पहले पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने तिनकठिया प्रणाली को चुनौती दी, जिसमें यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/25 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि 3/25 नहीं बल्कि 3/20 होना चाहिए। यह ध्यान रखेंगे, इसलिए पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा कथन है, महात्मा गांधी जी को नील की खेती करने वाले ऐसे ही उत्पीड़ित पंडित राजकुमार शुक्ल ने इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए राजी किया था। यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, राजकुमार शुक्ल 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में वह महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने चंपारण के इन नील की खेती करने वाले किसानों की व्यथा सुनाई। उसके बाद महात्मा गांधी जी इसके लिए तैयार हुए। तीसरा कथन है, सत्याग्रह से जुड़े लोकप्रिय नेताओं में ब्रजकिशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। तो यह भी कथन सत्य है, अतः उत्तर केवल 2 और 3 यानी बी होगा। दोस्तों, इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, यहां पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, चंपारण में नील की खेती की प्रमुख प्रणाली तिनकठिया प्रणाली थी, जैसा कि हमने बताया ही था। 3/20 हिस्से में नील की खेती करने की बाध्यता थी और इस तरह से इससे पहले चंपारण सत्याग्रह से पहले 2 बार इसका आंदोलन हुआ, लेकिन वह दबा दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से नील की खेती के प्रति आक्रोश देखने पर यह राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी को चंपारण आने और उत्पीड़ित किसानों के लिए काम करने हेतु रजामंद करने पर विवश हो गए और पट्टेदारों के लिए मुकदमा लड़ने वाले एक प्रतिष्ठित बिहारी वकील ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ शुक्ला पहली बार गांधी जी से लखनऊ में मिले और 1916 का वह अधिवेशन था। शुरू में गांधी जी उन दोनों से अप्रभावित रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक वे स्थिति को स्वयं नहीं देखते वह कुछ नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सहमति के बिना ही प्रस्ताव पारित करने के लिए कहा। तब ब्रजकिशोर प्रसाद ने चंपारण के किसानों के संकट के बारे में कांग्रेस की बैठक में एक प्रस्ताव रखा और फिर राजकुमार शुक्ला ने इसका समर्थन करते हुए भाषण दिया। सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हो गया। तब भी राजकुमार शुक्ला जी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने गांधी जी का कानपुर और साबरमती तक पीछा किया और अंत में गांधी जी को चंपारण आने के लिए उन्होंने तैयार कर लिया। तो इस तरह से 19 अप्रैल 1917 को यह आंदोलन स्टार्ट हुआ, करीब 1 साल तक चला। इसमें ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और जेबी कृपलानी इत्यादि नेताओं ने भाग लिया था। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को उनके शासनकाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर दिया गया है, आराम शाह, मुइनुद्दीन बहराम, कुतुबुद्दीन ऐबक और रुकनुद्दीन फिरोज। दोस्तों, ये सारे शासक गुलाम वंश के हैं। गुलाम वंश याद रखेंगे, सल्तनत काल जब शुरू होता है 1206 से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो दोस्तों, सबसे पहला शासक इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, यानी वह 1206 से 1210 तक था। उसके बाद आराम शाह आए और वह 1210 से 1211 तक। फिर इल्तुतमिश का स्थान आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एक किस्में है।
यहीं से आपको मिल जाएगा 3142, यानी रुकनुद्दीन फिरोज और फिर मुइजुद्दीन बहराम। तो इसमें उत्तर क्या होगा? सी होगा, यानी इसका उत्तर सी होगा 3142। तो इससे संबंधित यहां पर द हिंदू में खबर आई हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला था, जिसका पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इस तरह से अंतिम में कैकुबाद था। 1290 के बाद खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। कैकुबाद के बाद यानी कैकुबाद का ही पुत्र था क्यूमर्स, जिसकी हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश स्थापित कर देता है। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चलता है और 1320 के बाद तुगलक वंश आता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे गुलाम वंश की। तो यह गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक मामलूम वंश से संबंधित था और यह गुलाम था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनार पर मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। दोस्तों, यह 5 वर्ष में ही कुरान पूरा पढ़ जाता था, इसीलिए इसको कुरान खान भी कहा जाता था। यह लाखों का दान देने वाला, इसे लाख बख्श कहा जाता था दोस्तों। और यह 2.5 दिन का झोपड़ा, और इस तरह से यह जो है कह सकते हैं कि 1210 में इसकी मृत्यु हो गई और कुतुब मीनार का भी निर्माण इसी ने ही करवाया था। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह कर्नाटक में किया जाने वाला एक नाट्य नृत्य कला रूप है। यह कथन एकदम सत्य है। यक्षगान कर्नाटक का ही है यह शैली। और ध्यान रखेंगे दूसरा है, कला का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और पुरुष कलाकार महिला भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है। तो इस तरह से यह जो है केवल एक होगा, अतः उत्तर केवल एक। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, थिएटर ग्रुप 2 कट शॉर्ट यक्षगान शोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्षगान के बारे में दिया गया है, सॉन्ग ऑफ यक्ष। यहाँ पर देख सकते हैं यक्षगान कर्नाटक की पारंपरिक नृत्य नाट्य शैली है और दोस्तों यह 800 वर्ष पुरानी है। इसमें संगीत की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली से अलग है। इसमें जो है ड्रम, चुंगी, हारमोनियम, झांझ जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। और दोस्तों यह यक्षगान कई समानांतर शैलियां हैं जिनकी प्रस्तुति आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी की जाती है। और यक्षगान समिति को सार्वजनिक यक्षगान बायलता समिति के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी। और यह एक बहु धार्मिक समिति है जिसमें हिंदू, ईसाई, मुस्लिम सभी भी शामिल होते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनंगताल झील हरियाणा में स्थित है। दोस्तों, यह कथन असत्य है क्योंकि अनंगताल झील हरियाणा में नहीं, साउथ दिल्ली में स्थित है। फिर इसे तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, यह एकदम सत्य है। तीसरा कथन है अनंगपाल तोमर द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पोता पृथ्वीराज चौहान था। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः इसमें उत्तर क्या होगा? 2 और 3, यानी उत्तर बी सही होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, अनंगताल लेक डिक्लेयर्ड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, द अनंगताल लेक इन साउथ दिल्ली। तो यह जो है दक्षिणी दिल्ली में स्थित है और दोस्तों दिल्ली को तोमरों ने ही बसाया था। यानी दिल्ली के इतिहासकार के अनुसार मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बाद दिल्ली का जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। इस दौर में राजा अनंगपाल तोमर ने पुरानी दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं, से 10 मील दक्षिण में अनंगपुर बसाया था और यहाँ ढिल्लिका गांव था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी को ढिल्लिकापुरी कहते हैं। ढिल्लिका गांव इसी के नाम पर दिल्ली पड़ा। और दोस्तों इन्होंने कुछ वर्ष पश्चात लालकोट नगरी भी बसाई थी और 1180 में चौहान राजा पृथ्वीराज द्वितीय ने किला राय पिथौरा बनाया था। इसे किले के अंदर ही कस्बा बसता था। तो तोमर राजवंश की स्थापना अनंगपाल सिंह तोमर प्रथम ने 736 ईस्वी में दिल्ली में की थी। लगभग इसी समय नागभट्ट प्रथम द्वारा 730 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश की भी स्थापना की गई थी। उस समय 720 ईस्वी में आबू पर्वत पर हुए एक यज्ञ में क्षत्रिय शासकों ने मिलकर विदेशी आक्रमणकारियों को भगाने का संकल्प भी लिया था और कई सदी तक दिल्ली को सुरक्षित रखा था। अब बढ़ते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न की ओर, जो कि 2022 में आया हुआ है। यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, वह क्या होगा? तो पहला इसमें है, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। यह कथन एकदम सत्य है। इस तरह से
से उत्तर ए ही होगा। दोस्तों याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण को 5वीं अनुसूची में संबोधित किया गया है। अनुच्छेद 244 के 1 में सीधे अनुसूची 5 से संबंधित है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने के मानदंड यानी जनजातीय आबादी की प्रधानता, क्षेत्र की कॉम्पैक्टनेस और उचित आकार, क्षेत्र की अल्प विकसित प्रकृति तथा लोगों के आर्थिक स्तर में उल्लेखनीय असमानता। राज्यपाल किसी अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श कर नियम बना सकता है और इस प्रकार नियम आदिवासी द्वारा गैर आदिवासी सदस्यों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर सकते हैं और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में। टोमेटो फ्लू। दोस्तों टोमेटो फ्लू आप देख सकते हैं कि कोरोना नामक बीमारी आई, उसके बाद मंकी पॉक्स आया, अब जो है टोमेटो फ्लू दिखाई देने लगा है। तो केंद्र सरकार ने देश में बच्चों के बीच टोमेटो फ्लू के 82 मामले सामने आने के बाद राज्य सरकारों को एहतियाती उपायों का पालन करने का निर्देश दिया है और केंद्र ने इस बात पर भी जोर दिया है इस वायरल रोग के इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। दोस्तों यह रोग हाथ पैर मुंह की बीमारी का एक स्वरूप प्रतीत होता है। यह मुख्य रूप से 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है, लेकिन वयस्क भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है 17 अगस्त को लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक आर्टिकल में भारत में एक नई बीमारी सामने आई है जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। तो ये कहा जा रहा है कि इस बीमारी का जन्म भारत में हुआ है। तो दोस्तों यह एक नई बीमारी जिसका जन्म भारत में हो रहा है, क्या कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद एक और नई बीमारी से हमें सामना करना होगा? तो क्या है ये टोमेटो फ्लू? तो यह वायरस सबसे पहले केरल में 6 मई 2022 के दिन रिपोर्ट किया गया था और दोस्तों इसके शुरुआती लक्षण कोरोना से काफी मेल खाते हैं, लेकिन यह वायरस सार्स कोविड-2 से रिलेटेड नहीं है, बल्कि यह एक वायरल इन्फेक्शन है। दोस्तों इसमें बच्चों में चिकनगुनिया और डेंगू जैसे फीवर के बाद यह इसका विकास हो रहा है। इस बीमारी का इस बीमारी में शरीर पर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं, काफी दर्दनाक होते हैं, फिर धीरे धीरे यह बड़े होकर टमाटर तक का आकार ले लेते हैं। यही कारण है कि इसको टोमेटो फ्लू कहा जा रहा है। दोस्तों इस बीमारी में बच्चे को थकान लगेगी, लाल दाने, जोड़ों में दर्द हो सकता है। इससे बचाव के लिए यही है कि यह कोरोना वायरस की तरह ज्यादा नहीं फैल रहा है, ना ही मंकी पॉक्स की तरह जानलेवा है। बस बच्चों को इसमें क्या है कि आराम, स्कूल और खेलने जाने न दें, बच्चों को फ्लूइड्स दें यानी लिक्विड दें। हालांकि दक्षिण के कुछ राज्यों में इस बीमारी के फैलने के बाद राज्य सरकारों के स्तर पर सावधानी जरूर बरती जा रही है। और दोस्तों मंकी पॉक्स बीमारी से यह टोमेटो फ्लू काफी अलग है और कम खतरनाक भी है। आमतौर पर यह बीमारी आराम करने और बुखार की दवा लेने से 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। यह एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल सकती है, लेकिन इसके बच्चों से बड़ों में फैलने की आशंका कम ही रहती। हालांकि कई एक्सपर्ट के मुताबिक यह कोई नई बीमारी नहीं है, बस इसे टोमेटो फ्लू का नाम दे दिया गया है। तो इस तरह से हमने टोमेटो फ्लू के बारे में बताया। अब आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।